नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास 6 की जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उसमें देखेंगे कि किंगडम क्या होता था, किंग कौन होते थे और अर्ली रिपब्लिक क्या चीज़ होती थी। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि 16 महाजनपदास क्या होते थे, महाजनपदा कौन कौन से होते थे, कहाँ कहाँ थे और ये लोग राज कैसे करते थे, राजशाही थी या जनता वहाँ पर राज करती थी, ये सब हम लोग देखेंगे। और ये लोग हम इसमें एक जो महत्वपूर्ण महाजनपद है जो मगध है, मगध के बारे में देखेंगे और हम लोग वज्जी के बारे में देखेंगे, क्योंकि मगध और वज्जी इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट संघ माने गए हैं या जो महाजनपद हैं माने गए हैं। तो और हम लोग देखेंगे कि उस टाइम पे राजशाही था कि नहीं, वहाँ पर राजा अपना अपना फैसला सुनाता था कि नहीं। और हम लोग देखेंगे इसके आगे कि यहाँ पर जो संघ होता था, संघ अपने आप में ही एक कमिटी बनाती थी और वहाँ पर जो बड़े बड़े पोजीशन थे वहाँ पर लोगों को अपॉइंट करते थे और ये एक साथ ये सब लोग राज करते थे। यहाँ पर ऐसा कोई एक आदमी राज नहीं करता था, सब लोग मिलकर राज करते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे चेंजेस इन द सिस्टम एंड हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। और हम लोग इसके बारे में अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी देखेंगे, वर्ण सिस्टम के बारे में देखेंगे, जनपद और महाजनपद के बारे में देखेंगे, चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड टैक्स, जो एग्रीकल्चरल टैक्स था और जो एग्रीकल्चर था उसके बारे में देखेंगे, मगध और वज्जी के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम लोग जो ग्रीस है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो जन चूज देयर रूलर्स। जो लोग होते थे वो अपना राजा चुनते थे, ठीक है। जैसे जन है मतलब मान लीजिए यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इनमें से ये लोग अपना एक राजा चुनते थे। जो भी एक आदमी कोई कैपेबल होता था उसको ये लोग अपना एक ऐसी राजा मान लेते थे। अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन चूजिंग किंग्स। अब जब 5000 साल पहले ये लोग ऐसे ही अपना राजा चूज अपॉइंट कर लेते थे अपने आप अपने सहमति से, बट हम लोग उसके आगे जब बढ़ते हैं 3000 साल पहले, तब हम लोग इस जो एक परंपरा है उसमें कुछ चेंज देखते हैं। नाउ सम men become ruler by defending other rulers and some became rajas by performing rigged sacrifices। जैसे यहाँ पर लिखा है कि some men become rulers by defending other rulers। जो कुछ उस टाइम पे एक राजा, एक जन होता था या एक राजा होता था जो दूसरा राजा होता था उसको जीत के या उसको जो उसकी राज है उसको कंक्वर करके वो राजा बन जाता था। और कुछ लोग होते थे जो बड़े बड़े जो आहुतियां देते थे या सेक्रीफाइस करते थे उस टाइम, और एक ये भी तरीका था राजा बनने का। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक एक्स आर्मी है और एक वाई आर्मी से लड़ रही है, तो जब एक्स आर्मी इसको हरा देगी वाई आर्मी को, तो उसके बाद ये जो एक्स वाला है इसके ऊपर अपना राज कायम कर लेगा। अब हम लोग अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखते हैं। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो शायद से हम सबको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था उस टाइम पे। अभी अश्वमेध यज्ञ तो नहीं होता, बट उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता था। अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्व मतलब घोड़ा, मेघ मतलब बादल। अश्वमेध यज्ञ मतलब जैसे घोड़ा होता ना, अश्व मतलब घोड़ा, मेघ मतलब बादल, जो बहुत तेज चलते थे तो उनको अश्वमेध कहते थे। या हॉर्स सैक्रिफाइस वेर वन ऑफ द रिचुअल। या हॉर्स सैक्रिफाइस मतलब जो घोड़े को छोड़ देते थे, एक वहां पर रिचुअल था। ए हॉर्स वाज लेट लूज
to wander freely and it was guarded by Raja's army. अगर मान लीजिए यहाँ पर एक राजा है और उसको ऐसा लगा कि इसको अपना जो राज है उसको एक्सप्लोर करना है, मतलब बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा? अगर उसको अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करना है तो यहाँ से एक राजा, एक जो अपना घोड़ा है वो छोड़ेगा, और वो घोड़ा छोड़ेगा जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रूलर का या किंग का कोई किंगडम है और वो किंगडम के अंदर चला जाता है या उसके जो एरिया है उसके अंदर चला जाता है, और वहाँ के जो इस राजा के जो सैनिक हैं या उसके जो काम करने वाले लोग हैं उस एरिया में उस राजा के जो घोड़े को रोक देते हैं, और तो इसका मतलब ये है, तो जो इस घोड़े के पीछे सैनिक आ रहे हैं उन सैनिकों के साथ इनको युद्ध करना पड़ेगा। अगर ये हार गए तो ये जो एक्स राजा है इसके अधीन इनको रहना पड़ेगा, और जो भी है वो हमेशा इसको टैक्स देना पड़ेगा, और इसकी ये जो सुप्रीमेसी है इसको स्वीकार करनी पड़ेगी। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये है। If this horse entered into the kingdom of other rajas and they stopped it, they had to fight with the raja's army. ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, if they allowed the horse to pass, it means they have accepted the rajas who wanted to perform stronger than them. मतलब अगर वो राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है, जैसे यहाँ पे जैसे इसने घोड़ा जो छोड़ा है, अगर इस घोड़े को ये राजा है ये अपोज नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो सुप्रीमेसी है इसने अपना लिया है और ये इस राजा के अधीन हो गया है, तो ये झगड़ा नहीं करेगा इस राजा से। तो दीज राजास वर इन्वाइटेड फॉर द सेक्रीफाइस परफॉर्म द प्रीस्ट ऑफ दैट किंग। और जब यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तब ये जो राजा थे जो हार गए थे, जो इसकी सुप्रीमेसी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ये यहाँ पे इनवाइट कर दिए जाते थे। द किंग हु यूज्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट पावरफुल एंड ऑल राजास वर ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। जब ये राजा जो एक्स राजा था, अगर जब ये अश्वमेध यज्ञ करता था तो जो जितने इसके मातहत थे, मतलब जो भी इसकी जो सुप्रीमेसी इन्होंने एक्सेप्ट की है, तो जब ये यज्ञ परफॉर्म करेगा तो इसके लिए सारे जितने थे ये राजा इसके जो नीचे थे ये सब इसके लिए गिफ्ट लेके आएंगे उस अश्वमेध यज्ञ के टाइम पर। अदर किंग्स वर जस्ट ऑडियंस एंड दे हैव टू सी ऑल द सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड बाय सुपीरियर किंग। द मेन किंग हु परफॉर्म सैक्रिफाइसेस यूज्ड टू सिट ऑन ए स्पेशल थ्रोन एंड हिज चैरियटर चैंटेड द टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी एट द बैटलफील्ड। जो मेन राजा होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यज्ञ हो रही है और यहाँ पर जो राजा यज्ञ करा रहा है वो एक बड़े से सिंहासन पर बैठेगा, और जो उसके साथ जो उसका सारथी बैटलफील्ड में था वो उस राजा के जो बैटलफील्ड में गुणगान बताएगा कि ये राजा इतने सारे सैनिकों को, जो हमारे अपोजिशन के सैनिक थे उतने सैनिकों को मारा था, या क्या क्या किया था बैटलफील्ड में, कैसे लड़ाई लड़ते थे, उन सब के बारे में जो चैरियटर था वो बताएगा उस टाइम पर। शूद्रास वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस अश्वमेध यज्ञ। जो शूद्रस थे, जो हमारे वर्ण सिस्टम था उसमें एक जो डिवीजन था वो शूद्र का था। शूद्र जो लोग थे वो अश्वमेध यज्ञ में अलाउ नहीं थे। दे वर नॉट अलाउड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग। और इतना ही नहीं, वो जब अलाउ नहीं थे तो वो राजा के लिए जो गिफ्ट है वो भी नहीं ला सकते थे। जो चैरियट होता है ये होता है, ये जैसे रथ टाइप का होता है चैरियट, और यहाँ पर राजा होता है और ये इसका जो सारथी होता है ये सारथी है। और जो शूद्र होते थे ये शूद्र एक डिप्रेस्ड क्लास टाइप के लोग होते थे। वे बहुत ही बहुत ही अपनी दिनचर्या बहुत ही बेकार तरीके से जी पाते थे।
और उस टाइम पे ऐसा था कि जब ये बेचारे चलते थे तो इनके ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये पीछे यहाँ पे एक ऐसा झाड़ू नुमा लगाया जाता था जो सो दैट कि जब ये चलते थे जिनके पैर से जो भी मिट्टी मतलब इनका पैर जब जमीन पे पड़ता था तो थोड़ा थोड़ा ये दिखता था कि हाँ यहाँ से कोई गया है इस रास्ते से। तो ये जो पीछे ये झाड़ू टाइप का लगा रहता था तो उससे ये साफ हो जाता था। तो इतनी इनकी दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे शूद्रास का। अब हम लोग देखते हैं वर्ण सिस्टम। मेनी प्रोफेशंस वर परफॉर्म ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं पुराने ज़माने में परफॉर्म किए जाते थे। जैसे कोई पेंटिंग करता था, कोई खेती करता था, कोई राजा था, कोई कोई सोल्जर था। ये ऐसे बहुत सारे जो प्रोफेशन थे वो परफॉर्म किए जाते थे। वेदास टेल्स अस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ और सोसाइटी। हमें जो वेद हैं उनसे हमें हमारी जो सोसाइटी में कितनी कैटेगरी थी हमें वेदास से वेदास के थ्रू जानी जाती है या हम लोग जानते हैं। द प्रीस्ट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप्स। जो प्रीस्ट थे उन्होंने जो सोसाइटी थी हमारी उसको चार डिवीजन में डिवाइड किया था। दे हैड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और जैसे जो सोसाइटी थी 4 डिवीजन में सोसाइटी थी तो हर एक जो सोसाइटी के लोग थे वो अपने अलग अलग फंक्शन करते थे। अब जैसे जो ब्राह्मण हैं वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे और यज्ञ परफॉर्म करते थे। और जो क्षत्रिय लोग थे वो बैटलफील्ड में लड़ते थे और लोगों को बचाते थे। और जो वैश्य हैं वो ट्रेड करते थे, फार्मिंग करते थे और जो पशुपालन है वो करते थे। एंड शूद्रास है वो हैड टू सर्व अदर 3 ग्रुप्स। अब जैसे ये 4 लोग हैं, जैसे 4 डिवीजन है तो ये जो लास्ट वाला जो डिवीजन है शूद्र का, ये जो तीनों बचे हुए हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबकी ये लोग सेवा करते थे। सो दे वेर क्राफ्टमैन, लेबरर्स, गैदरर्स एंड पीपल हु डिड बरियल्स एंड अदर थिंग्स। जो शूद्रस थे, शूद्रा, वे लेबर थे और जो अपना जो खाना या जो लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करते थे वो थे। और पीपल हु डिड बरियल्स, जैसे कोई अगर मर जाता था तो उसके लिए कब्र खोदना और उसको ले जाके वहाँ पर दफनाना, ये सब काम जो शूद्र होते थे वो काम करते थे। और ये भी होता था जो भी सड़कें खराब हो जाती थी या वहाँ पर कोई गंदगी हो जाती थी तो ये जो शूद्र लोग होते थे वही साफ करते थे उस टाइम पे। बट अभी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी बदल गई हैं। दीज पीपल वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। और इन लोगों को अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था। देख लीजिए जो इतना सारा जो ये जो चारों कैटेगरी है, जो चारों कैटेगरीज के लिए इतने लोगों के लिए काम कर रहे हैं फिर भी इनको अनटचेबल ही ये लोग कंसिडर करते थे। These वर्नस were divided according to people and their capabilities। जो वर्ण थे, जो वर्ण क्लास था वो लोगों को किस तरीके पर डिवाइड करता था, वो था कैपेबिलिटी थी और उनकी जो कैपेसिटी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी उनके ऊपर ये डिवाइड होते थे। बट लेटर इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। बाद में इसको जो जन्म है उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड करने लगे। इफ वंस फादर और मदर इज ब्राह्मण देन ही वुड ऑटोमेटिकली बिकम ब्राह्मण। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्राह्मण है, उनसे एक संतान हुई, वो भी ब्राह्मण ही जाए, वो भी ब्राह्मण का ही काम करेगी, लोगों को पढ़ाएगी, यज्ञ करेगी, यज्ञ कराएगी या कराएगा। ये ऐसा काम जो जन्म के साथ ही इनका जो काम है डिसाइड हो जाता था। लेडीज वेर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास एंड दे वेर ऑल्सो ट्रीटेड एज शूद्रास। उस टाइम पे जो
महिलाएं थी वो वेद को नहीं पढ़ सकती थी और वो एक शूद्र टाइप का, शूद्र जैसे होते थे लोग, उस टाइप का कंसिडर किए जाती थी। दे वर कंसिडर्ड एज टू हैव ड्यूटी टू सर्व देयर फैमिलीज। औरतों को उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इनका बस काम ये है, ये चार दीवारी है, चार दीवारी के अंदर रहें और जो इनका फैमिली है, इनकी फैमिली है, उनको सर्व करें। बस इतना ही लोग औरतों के बारे में जानते थे। अब हम लोग देखते हैं जनपद। जनपद क्या होता है? द राजा who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpad. The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as raja of Janpad. जो एक राजा जो सैक्रिफाइस किया है उसको अब लोग एक जनपद का राजा घोषित या माने जाते थे, rather than जना। The word Janpad means where Jana set their foot and settled down. जनपद मतलब, जन मतलब लोग, पदा मतलब पैर। तो जहाँ पर लोगों ने या जो उस टाइम के लोग थे जहाँ पर उन्होंने अपना पैर रखा और वहाँ पर सेटल हो गए, उनको हम लोग जनपदास कहते थे। Many sites have been discovered by archaeologists in many places such as, उस टाइम की जो साइट्स हैं, कहाँ कहाँ ये लोग महाजनपदास थे। आज के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, हमें बहुत सारी साइट्स जो खुदाई में मिली हैं, जैसे हस्तिनापुर है, फिर अतरंज खेड़ा है, फिर पुराना किला है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। We found people were used to live in huts and used to keep cattle as well as other animals. ये जो हमारी साइट्स हैं, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे और कौन कौन से जानवर पालते थे। इन सब चीज़ों से हमें मालूम पड़ा है कि वो लोग झोपड़ी में रहते थे और वो जो कैटल है उनको पालते थे। They also used to grow many crops such as rice, wheat, barley, pulses, sugarcane and many more. इन सब चीज़ों से हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग फसलें भी उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, दाल, गन्ना और भी जो फसलें हैं, बहुत सारी फसलें वो लोग उगाते थे। They used to make earthen pots. अब उस टाइम पर टेक्नोलॉजी तो इतनी अच्छी थी नहीं कि हम स्टील के बर्तन में खाएं या सोने के बर्तन में खाएं, तो उस टाइम पर लोग मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे और उसी में अपना भोजन पकाते थे। समवेयर इन रेड एंड समवेयर इन ग्रे कलर। उसमें से जो मिट्टी के बर्तन थे वो कुछ लाल कलर के थे और कुछ ग्रे कलर के थे। इनके ऊपर एक बहुत अच्छी, मतलब एक कलाकारी टाइप की पेंटिंग भी हमें इन सब जगहों से मिली हुई है। अब हम लोग देखते हैं महाजनपदास क्या होते हैं। About 2500 years ago, some Janpadas became more important and other were known as Mahajanpadas. Most Mahajanpada had a capital city. Many of these were fortified. 2500 साल से पहले हम लोग देखते हैं महाजनपदा को क्या होते थे, देखते हैं क्या होते थे और कैसे ये लोग रहते थे। महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी एंड मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। अगर यहाँ पे मान लीजिए महाजनपदा मतलब, महा मतलब बड़ा और जनपदा मतलब जनपद, तो जनपदों के जो मालिक होते थे उनको महाजनपदास कहते थे। इनकी एक कैपिटल होती थी, वो सिटी में होती थी। जैसे यहाँ पर एक राजमहल है और वो सिटी में है, तो उसके चारों तरफ ऐसे बाउंड्री बना दिया जाता था, फोर्टिफाइड कर दिया जाता था। फोर्टिफाइड क्यों करते थे? क्योंकि इस फोर्टिफिकेशन से हमें बहुत सारी
एडवांटेज होते थे। एडवांटेज का मतलब कोई भी राजा इस सिटी पे अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि ये ऑलरेडी फोर्टिफाइड थे और यहाँ हर एक किनारे पर सोल्जर्स पहरा देते थे। तो इसलिए कोई भी राजा इस जो कैपिटल थी या जहाँ पर राजा रहते थे वहाँ पर अटैक नहीं कर पाता था। यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी ऐसे दीवारें बना दिए जाते थे। सो कोई ऐसा राजा दूसरे मतलब दूसरा कोई राजा इन सब जगहों पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि इस जो किनारे है हर एक किनारे किनारे पर सोल्जर्स खड़े रहते थे और हमेशा अपनी निगाहें गड़ाए रहते थे कि कोई दूसरा कोई मतलब राजा की सेना वना तो नहीं आ रही है इस पर अटैक करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं जो रोल्स ऑफ फोर्ट्स, जो फोर्ट होते हैं उनके रोल क्या क्या थे। फोर्ट्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड देयर आर्मीज। जो फोर्ट थे, जो किला नुमा होता है, जैसे यहाँ पे एक राजा रहता है और राजा के जो राजमहल है या जितने उसके राज हैं वो चारों तरफ ऐसे घेर दिए जाते थे लकड़ी से या बड़ी बड़ी दीवारें बना के घेर दिया जाता था। इससे फायदा क्या होता था कि कोई एक्सटर्नल जो राजा या कोई दूसरा राजा रहता था उस पर अटैक नहीं कर पाता था। और दूसरी चीज ये होती थी फोर्ट्स विथ लार्ज tall and impressive walls around they also showed that the richness and power of the rules। और जो बड़ी बड़ी इमारतें होती थी उनसे ये भी दिखाता था कि राजा कितना धनी था और उसकी उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। ऑल्सो इन दिस वॉल्स लैंड एंड पीपल इनसाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली। और जो फोर्टिफिकेशन हुआ था तो इसके अंदर जो भी लोग रहते थे उन पर एक नज़र रखी जा सकती थी कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे जो अपनी फील्ड में काम करते थे और भी जो भी मतलब जो उनको काम एलोकेट किया है वो काम करते थे कि नहीं, ये फोर्टिफिकेशन से हमें मालूम हो सकता था। सो building such huge walls required a great deal of planning, enormous labors, and required to make bricks and walls। So जो बड़ी बड़ी फोर्ट होते थे वो उसको बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए थी और प्लानिंग के साथ साथ एक लेबर भी बहुत ही मतलब एक क्लास के लेबर भी होने चाहिए थे क्योंकि जब ये फोर्ट बनाएंगे तो उसकी जो दीवारें हैं उसको कितने एंगल में बनाना है, कितने हाइट में बनाना है, ये सब एक प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए थी। और उस टाइम पर जो ईंटें थे, ईंटें बनाने वाले भी होने चाहिए थे, प्लस साथ में जो मिस्त्री या जो प्लम्बर होते हैं वो भी होने चाहिए थे जो वॉल बनाने के लिए। द किंग्स बिगिन टू मेंटेन द आर्मी। और इस टाइम पे जो महाजनपद थे उस टाइम पे जो राजा थे अपनी आर्मी, जो अपनी रेगुलर आर्मी थी, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो बिंदुसार थे, अजातशत्रु के पिता, उन्होंने पहली बार अपनी रेगुलर आर्मी स्थापित की थी या बनाई थी, इसलिए उनको स्नेनीय भी कहा जाता था। एंड रेगुलर सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज। एंड जो रेगुलर सोल्जर्स थे उनको हर महीने की लास्ट तारीख को उनको सैलरी दी जाती थी। सम पेमेंट्स वेर मेड यूजिंग मार्क्ड कॉइन्स। अब उस टाइम पर कोई नोट तो थी नहीं, तो जो राजा ने जो उनके राजा थे वहाँ पर उन्होंने कोई एक ऐसा कॉइन डिसाइड किया हुआ था, या वो राजा के जो ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम पे जो चलते थे वहाँ पे कुछ सिक्के उन्होंने निकाले हुए थे, तो उस टाइम वो सिक्के ही उनको हर महीने दिए जाते थे एज ए सैलरी के रूप में। ये देखिए, अब इस तरह के जो सिक्के थे वो राजा की जो मतलब राजा की जो तस्वीर बनी रहती थी वैसा ही सिक्का दिया जाता था। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था या मीडियम ऑफ
क्या बोल सकते हैं आपका, सैलरी की तरह इनको दिया जाता था। और जब राजा ने आर्मी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद राजा ने फिर सोचा कि ये जो बड़ी बड़ी आर्मी हमने स्टार्ट कर दी, रखी हुई है अपनी जनता के भलाई के लिए, और बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन किए हुए हैं, तो इन सब को जो खर्चा है वो रखने के लिए या बचाने के लिए, जो भी मतलब खराब हो गई अगर बिल्डिंग, तो उसको जो मरम्मत है उसको मरम्मत करने के लिए हमें कहीं से पैसे का बंदोबस्त करना चाहिए। तो राजा ने फिर वहां से टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया। सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द बिग आर्मीज एंड ह्यूज फोर्स। ठीक है। So tax on crops were important because most of the people were farmers and they were required to pay 1/6 part of a part as a tax. So उस टाइम पे बहुत सारे लोग किसान रहते थे, कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं आज के जैसे, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वहाँ पर उस टाइम पर लोग अपनी जो दिनचर्या थी वो खेती बाड़ी से ही चलाते थे। तो और बहुत सारे जो मतलब एक अलग ही तकबे के लोग किसानी करते थे, और वहाँ से वो लोग जो भी उनका प्रोडक्ट होता था उसका 1/6 भाग राजा को ले जाके दे देते थे एज ए टैक्स के रूप में। अब देखते हैं हम लोग चेंज इन एग्रीकल्चर। अभी तक तो हम लोगों ने राजा की जो टैक्स सिस्टम है, आर्मी है, और भी उनकी जो फोर्टिफिकेशन है किले का, उसके बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं चेंज इन एग्रीकल्चर। देर वर देर वर टू मोर चेंजेस इन एग्रीकल्चर एट दैट टाइम। वन was ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउ। अब जब तक लोहा इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग खेत जोत नहीं पाते थे। खेत जोतते थे तो लकड़ी उकड़ी से खेत जोतते थे, बट जैसे ही लोहे का विकास हुआ तो खेतों की जो बुआई थी और जो भी एग्रीकल्चर था उसमें बहुत ही तेजी आई। तेजी क्यों आई? क्योंकि जो आयरन था वो हर एक चीज, मतलब जो खेत था उसमें अच्छी तरह से, कोई भी कैसा भी खेत रहने दीजिए, वो एक खेत को जोत लेते थे और वहां पर अच्छी तरह से अपनी जो क्रॉप है उसमें बोना शुरू कर देते थे। और जैसे जितना जितना वो खेत को जोतते थे वैसी वैसी ही जो भी उसमें से पैदावार अच्छी होती थी। ये क्यों हुआ था? क्योंकि आयरन का इन्वेंशन हो गया था। और ये क्यों हुआ था? ये जो मगध था, मगध, अब आगे हम लोग देखेंगे मगध के बारे में, क्योंकि ये सब मगध के किनारे थे और वहाँ पर आयरन ओर मिला हुआ था। तो आयरन ओर से ये लोग अच्छी लोहे के औजार बनाते थे, जिसमें से ये हल एक था। जैसे देखिए यहाँ पर पहले ये जो हल होता था ये लकड़ी का होता था, तो ये बराबर से जमीन में धंसता नहीं था। तो ये चेंज होने के बाद फिर इसको ऐसे लोहे के शेप में बनाया। तो ये अच्छी तरह से जो भी जमीन होती थी उसकी खुदाई करता था, या जो भी जुताई होती थी अच्छी होती थी, तो इसकी वजह से पैदावार अच्छी हो जाती थी। और दूसरा है पीपल बिगन टू ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी मतलब जो धान होते थे उसकी खेती में जो ट्रांसप्लांटेशन होता था, मतलब जो अगर इसमें से जो भी आप हमारे जो वीडियो सुन रहे हैं, अगर कोई अब किसान परिवार से है तो एक अच्छी तरह से समझ जाएगा कि ट्रांसप्लांटिंग क्या होता था। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर छोटी सी जगह है और वहाँ पर कम से कम 100 पौधे यहाँ पे बीज जो डाले हैं, और कुछ दिनों के बाद ये बड़ा हो जाता है। तो इसको फिर यहाँ से उखाड़ के ये जो मेन फील्ड होता है, मेन फील्ड में ले जाएंगे, और जो 100 के 100 हैं, जो 100 के 100 पौधे हैं, उसको ऐसे जो उसमें पानी, खेत में पानी चलाने के बाद उसमें ऐसे
गाड़ देते हैं। तो ये जो 100 की 100 इसमें से जो भी पैदावार होगी 100 पेड़ों में से होगी। और भी एक था कि जो बड़ा सा जो खेत रहता था उसमें ले जाके जो बीज होता था ऐसे बो देते थे। तो उसमें से आधे बीज तो जो चिड़िया उड़िया होती थी वो खा जाती थी, और आधे जो चूहे हुए होते थे उस टाइम पे वो खा जाते थे। तो मान लीजिए कि 500 बीज उन्होंने इस जगह पे डाले हैं, तो उसमें से आधे तो चिड़िया खा गई और आधे जो भी चूहे हुए हैं वो खा गए। तो इसकी आप पैदावार समझ लीजिए कि कम से कम 180 या 200 ही पेड़ इसमें से जो निकल पाते थे। तो एक ये अलग सिस्टम हो गया था एग्रीकल्चर करने का। अब हम लोग देखते हैं मगध के बारे में। मगध कहाँ पे है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे मगध बिहार वाले एरिया में है। मगध बिकेम मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद ऑफ दिस टाइम। मगध जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था, क्योंकि उस टाइम पे जो मगध था वहाँ से बहुत सारी नदियाँ गुजरती थी, जैसे है गंगा है, सोन है। ये सब नदियाँ मगध के किनारे से ही निकलती थी। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, मेकिंग लैंड फर्टाइल्स। अब अगर कोई नदी है, नदी और किसी कस्बे के किनारे से बह रही है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। सो जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब अगर कहीं से अपना जो सामान लेके जाना है तो नाव में डालिए और यहाँ से यहाँ पर लेके चले जाइए। और दूसरा है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वाटर सप्लाई भी अच्छी तरह से अवेलेबल था। और जो खेतों में पानी चलाने के लिए उनको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहीं से अपने खेतों में पानी ये लोग डाल सकते थे, जिससे कि जो फसल जिस फील्ड पर होता था वो अच्छी तरह से फर्टाइल हो जाती थी और जो पैदावार होती थी अच्छी थी। तो इसलिए मगध एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, या बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था। ये देखिए ये जो मगध है ये आज के हमारे जो बिहार है, बिहार के एरिया में पड़ता है। यहाँ पर elephant who lived in these regions were captured from these areas and were could be trained for armies and many things। अभी जैसे बताया मैं कि जो मगध था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये इस एरिया में बहुत जंगल थे और इनको हर एक चीज एक प्रचुर मात्रा में मिल जाती थी। जिस तरह से जंगल था तो जंगल की वजह से इनको जो भी है लाठी है या डंडे हैं या भाला वाला है, भाला बनाने के लिए जो भी लाठी उठी यूज की जाती थी वो अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाती थी। और ये ऑलरेडी ये फोर्टिफाइड था, ये 4 या 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तब पर इसकी वजह से ये इस पर कोई राजा अटैक नहीं करता था। और इस टाइम पे जो एलिफेंट्स होती थी जंगलों में, जो हाथियां घूमती थी, उनको पकड़ के लाके ये लोग आर्मी में यूज करते थे। अगर आपकी आर्मी में उस टाइम पर आर्मी में जब हाथियां रहती थी तो आपको ये सिग्निफाई करती थी कि आपकी जीत पक्की है, क्योंकि हाथियों के पास तो वैसे ही कोई जाता नहीं, वैसे ही हाथी से लोग डरते थे। सो उस टाइम पे जो राजा लोग थे या जो महाजनपद था ये मगध का, उसने ही सबसे पहले हाथियों को अपने सेना में शामिल किया था। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। और ये जो फॉरेस्ट था, मगध के पास फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट से ये लोग अपने जो कार्ट्स होते थे और जो चैरियट होते थे वो बनाने के लिए लकड़ियाँ भी इन्हीं जंगलों में से लेके आते थे। तो इनको और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहीं पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसके भी वजह से जो मगध है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। एंड
देयर वेर आयरन्स और ore mines in that region that could be used to make strong tools and weapons. उस टाइम पे मगध के पास आयरन ओर था, तो जिसकी वजह से ये लोग अपने अच्छे अच्छे धारदार हथियार और स्ट्रांग हथियार बना लेते थे। तो अगर हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आपका कोई अटैक कर ही नहीं सकता है। जैसे मगध के पास हर एक चीज़ थी, नदी थी, हाथियाँ थी, जंगल था, पहाड़ों के बीचों में पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, तो कोई भी राजा इस जगह पर कोई अटैक करने को सोचेगा भी नहीं। सो अब रूलर्स ऑफ मगध हम लोग देखते हैं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस रीजन वेर बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु who used all possible means to capture other जनपदास। जो मगध था उसके जो दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, पहले थे बिम्बिसार और दूसरे थे अजातशत्रु। तो ये हर एक अपनी जो टेक्निक थी वो यूज करते थे, जो भी इनको जनपद दिखता था या जो सोचते थे उसको कैप्चर करने के लिए हर एक टेक्निक ये लोग यूज करते थे उसको जीतने के लिए। अगर वो जीत नहीं पाते थे तो जो बिम्बिसार थे और अजातशत्रु थे तो उस जनपद से ये लोग एक मैट्रिमोनियल अलाइंस कर लेते थे, मतलब जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित कर लेते थे। वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली इनके रीजन का या इनके किंगडम का वो पार्ट बन जाता था, वो जो जनपद था। महापद्मानंद was another important ruler who extended his empire to northwest। जो महापद्म नंद था उसने तो अपना एम्पायर इतना तेज विकसित किया कि वो नॉर्थ वेस्ट तक चला गया। आज का जो टाइम है वो पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान तक ही चला गया था, उसने एक्सटेंड किया था। जो राजगिरी है बिहार में वाज कैपिटल ऑफ मगध। जो राजगिरी है वो मगध की कैपिटल, बहुत सालों तक उसकी जो कैपिटल थी वो राजगीर ही बनी। एंड कुछ समय के बाद उस कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया गया। So more than 2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become world conqueror। 2300 साल पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर नाम का, और जो मकदूनिया में रहता था वो यूरोप पर आक्रमण करना चाहता था या यूरोप को जीतना चाहता था। He conquered parts of Egypt and West Asia and came to Indian subcontinents reaching up to bank of ब्यास। जो ब्यास की जो नदी है उसके किनारे तक भी आया वो इंडिया में अपना जो साम्राज्य स्थापित करने के लिए। When he wanted to enter in east, his soldiers were refused to do so। उसके जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिए जाने से, क्योंकि उन्होंने सुना था as they had heard about the rulers of India and they have large armies and apart from this they have also elephants and foot soldiers and chariots in their army। जब मकदूनिया का जो राजा था अलेक्जेंडर इंडिया में आया तो यहाँ पे पोरस नाम के एक राजा से उसकी लड़ाई हुई। तो लड़ाई हुई, जो पोरस नाम का राजा था उसने बहुत ही अच्छी तरह से या बहुत ही ब्रेवली अलेक्जेंडर से लड़ा। अलेक्जेंडर को जो उसकी वीरता थी वो बहुत पसंद आई। जब अलेक्जेंडर के सामने उसको लाया गया, फिर अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फिर पोरस ने बहुत ही क्लेवरली या बहुत ही बुद्धिमत्ता से आंसर दिया, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। वह उसका यह आंसर सुन के इतना ही प्रभावित हुआ कि उसने बोला ठीक है, तो उसको छोड़ दिया। और जितने उसके जो भी पोरस जो राजा थे
पोरस राजा थे, जितने उसने उनके जो राज जीते थे सब उनको वापस कर दिए। बोले, अलेक्जेंडर बोला कि आप इस पर राज कर सकते हो। यहाँ पे मकदूनिया है। और हम लोग देखते हैं उस टाइम पे तो हमें ये भी नहीं पता था, जैसे पुराने ज़माने में ये भी नहीं पता था कि हमारी धरती कैसी है, गोल है या चपटी है या कैसी है, उसकी हमें कुछ नहीं पता था। हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ से अगर हम लोग 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राज कौन सा राजा राजा का राज पड़ेगा, या यहाँ पर नदी पड़ेगी या क्या पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता था। सो ये सब जानते हुए धीरे धीरे जो ये अलेक्जेंडर था उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ये सब जीते 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 इधर आया, इंडिया में आ रहा था। अब हम लोग देखेंगे जो मगध और वज्जी, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मगध और वज्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। सो अभी ये वज्जी के बारे में देखते हैं। वाइल मगध बिकेम पावरफुल किंगडम with its capital at Vaisali and under a different form of government called Sangh. So, in Sangh there were not one rulers but it was comprised of many rulers. जो संघ है, संघ में एक राजा नहीं राज करता था, इसमें बहुत सारे राजाओं का एक कंपोजिशन था, वो राज करता था। Sometimes even thousands of men ruled together. और बहुत सारे राजा एक साथ करते थे। कभी उसमें कोई झगड़ा नहीं होता था, और कोई भी अगर ऐसी कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी तो लोग मीटिंग अपने में ही मीटिंग करते थे और उस जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसको क्लियर करते थे। ईच वन वॉज कॉल्ड एज राजा। हर एक कोई उसमें राजा कहलाता था। सो दीज राजास यूज टू परफॉर्म मेनी रिचुअल्स टुगेदर। और वो जो राजा लोग थे वो जो भी रिचुअल्स थे एक साथ ही परफॉर्म करते थे। दे हैड मेंटेन्ड लार्ज असेंबलीज एंड डिसाइडेड टू डिस्कस टू टू दे हैव टू डू नेक्स्ट। उन्हें आगे क्या करना था वो अपनी असेंबली में ही डिस्कस करते थे। हाउएवर वुमेन, दासास एंड कामकार्स could not participate in assemblies। जो औरतें थी, जो दास थे और जो काम करने वाले लोग थे, उनमें ये जो असेंबली थी उसमें वो अलाउ नहीं थे। बोथ द बुद्धास एंड महावीरा बिलोंग टू दिस संघ। जो भगवान बुद्ध थे और जो भगवान महावीर थे वो भी इसी संघ के ही पार्ट थे। जो भगवान बुद्ध के पिता थे वो भी इस संघ के ही राजा थे, और जो भगवान महावीर के पिता थे वो भी इसी संघ के एक राजा थे। अब हम लोग देखते हैं ग्रीस एंड एथेंस। अराउंड 2500 years ago people of Athens set up form of government which was called as democracy। 2500 साल पहले, देखिए डेमोक्रेसी कब से हमारे वर्ल्ड में है, 2500 साल पहले से ही जो एथेंस के लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, वो उन्होंने डेमोक्रेसी नामक एक गवर्नमेंट है उसकी स्थापना की थी, और ये कम से कम 200 साल तक चली थी। ऑल मेन एज ओवर 30 years was recognized as full citizens। अब इसमें भी एक 3 डिवीजन था। एक तो राजा का था, एक किंग का था, एक कॉमन पीपल का था, और एक ये लेबर्स का था, लेबर्स। सो जो ये लोग थे इनकी जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, और राजा की तो कम थी और लेबर्स की भी कम थी। तो ये जो कॉमन पीपल है उनकी तादाद ज़्यादा थी, उनको फुल सिटीजन का दर्जा दिया जाता था। देयर वर असेंबलीज दैट मेट एट लीस्ट 40 times a year। एक साल में कम से कम 40 बार मिलती थी।
हर एक जो इम्पोर्टेंट मैटर था उस पर डिस्कस करने के लिए। एंड ऑल सिटीजन्स वर अलाउड टू अटेंड द मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स फॉर पोजीशन मेड थ्रू लॉटरी। जितने लोग थे, जितने कॉमन लोग थे, उन वो लोग अलाउड थे ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। और जो भी अगर कोई इच्छा जाहिर करता है कि मुझे मंत्री बनना है या क्या बनना है, वो अपनी पोजीशन एक पर्चे पर लिख के, एक ऐसा थैली रहती थी, थैली टाइप का, जैसे लॉटरी सिस्टम होता था वैसे उसमें उनका नाम निकाला जाता था और उनको वो पोजीशन दे दी जाती थी। सिटीजन्स वेर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी। उस टाइम पर जो ट्रेड था वो समुद्र के रास्ते बहुत फ्लरिश हुआ होता था, इसलिए उनको नेवी में और आर्मी में कंपल्सन था सर्व करने का। सो मेनी स्लेव्स वर यूज टू वर्क इन माइंस। और जो भी स्लेव्स थे, बहुत सारे जो स्लेव्स थे वो माइंस में काम करते थे, जो खेत थे उसमें काम करते थे, और जो भी हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती थी उनमें काम करते थे, और जो दुकानें थी उसमें भी ये लोग काम करते थे। एंड दे वेर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स। फिर भी इतना सारा काम करने के बाद भी ये लोग सिटीजन्स नहीं कहलाते थे, जो नीचे वाले लोग थे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है आज यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा 7th, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।